नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुंबई पुलिस की हिरासत में इस वक्त चिपलून से हिरासत में ले लिया गया है नारायण राणे को। और ये मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विरुद्ध उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर है। 4 एफआईआर अलग अलग शहरों में नारायण राणे के खिलाफ शिव सैनिकों ने दायर करवाई थी और उन एफआईआर दर्ज करवाई थी। और एफआईआर के बाद इस समय नारायण राणे को हिरासत में लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी समय पुलिस नारायण राणे को गिरफ्तार कर सकती है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने अब से कुछ देर पहले चिपलून में हिरासत में ले लिया है। पुलिस के पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, ऐसा बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। गिरफ्तारी से पूर्व रत्नागिरी अदालत में नारायण राणे की जमानत अर्जी भी नामंजूर हो चुकी है। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, बयान दिया था। बस उसी के बाद से नारायण राणे के खिलाफ शिव सैनिकों का गुस्सा भड़क रहा था। उद्धव ठाकरे के स्वतंत्रता दिवस के भाषण का उल्लेख करते हुए नारायण राणे ने कहा था कि मुख्यमंत्री को यह याद नहीं था कि देश की आज़ादी को कितने साल हो गए। वो पीछे मुड़कर पूछ रहे थे, मैं वहां पर मौजूद होता तो उनके कान पर थप्पड़ लगाता। सुनिए वही बयान। बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याविषयी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संस्कृती? टिळक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला, किती चीड येणारी गोष्ट आहे। यही वो बयान था जिस पर शिव सैनिकों का गुस्सा चरम पर है। 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीधे साहिल जोशी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या अब मुंबई पुलिस नारायण राणे को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है, और अगर हाँ तो इस बात की कितनी संभावना आपको लगती है? देखिए, पूरी संभावना है कि नासिक पुलिस नारायण राणे को गिरफ्तार कर सकती है। नासिक पुलिस कमिश्नर ने जो बयान हमारे पास दिया है उसके मुताबिक उनके कहने पर रत्नागिरी पुलिस अधीक्षक यानी वहां के जो एसपी है उन्होंने नारायण राणे को डिटेन किया है। वहां पर उनको हिरासत में लिया गया है। नासिक के पुलिस की एक टीम वहां पर रत्नागिरी पहुंचेगी। नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे। नरेंद्र मोदी सरकार में जो नए मंत्री लिए गए थे उन सभी को एक इलाका दिया गया था और जहां पर जाकर नरेंद्र मोदी सरकार की कामयाबियां उनको लोगों को बतानी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था, उनसे बातचीत करनी थी, उनसे संपर्क करना था। और उसी के तर्ज पर नारायण राणे की भी ये जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, जो मुंबई से होकर सिंधुदुर्ग जिले तक जानी थी, जो नारायण राणे का होम डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। और इसी बीच नारायण राणे ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बाइट हमने चलाया जिसमें नारायण राणे ने जो वक्तव्य किया, उसको लेकर नारायण राणे के खिलाफ 4 जगह पर एफआईआर दर्ज हुआ है। शिवसैनिकों ने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की और उनको एफआईआर में तब्दील किया गया। और नासिक पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, जिसके वजह से 2 गुटों में संघर्ष पैदा हो सकता है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, और जिसके चलते नारायण राणे की गिरफ्तारी करना जरूरी हो गया। और जिसके चलते नासिक की पुलिस की टीम को खास संगमेश्वर और रत्नागिरी जिले में भेजा गया, जहां पर नारायण राणे की ये जन आशीर्वाद यात्रा थी। और उनको हिरासत में लेकर अब संगमेश्वर के पुलिस स्टेशन में वहां पर फिलहाल रखा गया है। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना, इस तरीके से माहौल पूरे महाराष्ट्र में हमको दिखाई दे रहा है। जो हम बंगाल में देख रहे थे कि टीएमसी बनाम बीजेपी के नेता, टीएमसी बनाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी लड़ाई हमको देखने मिल रही थी। उसी तर्ज पर ये यहां पर लड़ाई दिखाई दे रही है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री को इस तरीके से डिटेन किया गया है महाराष्ट्र की लोकल पुलिस ने। और इस तरीके का संघर्ष यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल जब से नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी, तभी से लेकर यह संघर्ष का बीज वहां पर हमको दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से नारायण राणे हर रैली में शिवसेना पर तंज कस रहे थे, शिवसेना पर अटैक कर रहे थे, और
कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हमने ये कार्रवाई की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शरद पवार से जब हमने पूछा कि ये जो कार्रवाई है उसको लेकर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मैं नारायण राणे को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता। तो एक तरफ शरद पवार कह रहे हैं कि हम तवज्जो नहीं देना चाहते, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार ने इतनी कड़ी कार्रवाई नारायण राणे पर की है। अब ये बात दूर तक जाएगी, ये बात तो साफ नजर आ रही है। सही कितना अब जिस तरह से नारायण राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी भी साहिल खारिज हो चुकी है, बीजेपी और शिवसेना इस हिरासत और आगे अगर गिरफ्तारी होती है तो उससे लेकर कितना बड़ा टकराव आप इसे देखते हैं? ये काफी बड़ा टकराव है। देखिए, अगले साल महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक तो महाराष्ट्र में सरकार बनी है, तभी से ये टकराव चरम पर है। हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला हुआ था उस वक्त भी बीजेपी बनाम महाराष्ट्र सरकार इस तरीके का टकराव दिखाई दिया था। बिहार सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार का टकराव दिखाई दिया था। और जिस तरीके से यह सरकार बनी, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई है एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में, और दोबारा महाराष्ट्र में सरकार वो कैसे बनाए इसकी कोशिश लगातार भाजपा बीजेपी की तरफ से चल रही है। अब ये टकराव असल में लोगों के सामने आएगा कि ये महाराष्ट्र का जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो कितना कामयाब रहा। ये अगले साल जो महानगर पालिका के चुनाव होंगे, सिर्फ मुंबई में नहीं तो महाराष्ट्र के 10 महानगरों में महानगर पालिका के चुनाव होंगे। एक तरीके से मिनी विधानसभा, मिनी असेंबली इलेक्शन उसको कहा जाता है। और मुंबई महानगर पालिका खास करके जो शिवसेना पिछले 32 साल से सत्ताधारी है यहां पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम शिवसेना को अगर मात दे तो ये सरकार बनाकर शिवसेना ने कितनी बड़ी गलती की, क्या शिवसेना का वोटर उससे दूर चला गया है, ये उससे साबित हो पाएगा। और इसीलिए 6 महीने के पहले इस तरीके की यह टकराव की स्थिति लगातार बनती जा रही है। जिस वक्त नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसी वक्त से महाराष्ट्र के सियासी खेमे में हलचलें तेज हो गई थी और यह बातचीत लगातार हो रही थी कि नारायण राणे का यूएसपी, नारायण राणे को जो काम दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा कि शिवसेना का जो प्रभाव क्षेत्र है कोंकण और मुंबई और ठाणे, यहां पर शिवसेना को चोट पहुंचाए, शिवसेना के तरीके से उनको जवाब दे, और उसकी कोशिश कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, यह हम जरूर कह सकते हैं। साहिल, नारायण राणे एक बहुत बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के। वो इस समय बीजेपी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, शिवसेना से ही उन्होंने शुरुआत की थी, 3 बार महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये जो टकराव है, क्या ये बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में और खटास पैदा करेगा, या सिर्फ उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी का यह मामला है, उद्धव ठाकरे बनाम नारायण राणे ही रहेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सईद, और काफी इंटरेस्टिंग मतलब इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से परमिटेशन कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र की राजनीति में बना है, उसके बाद इस तरीके का कोई दावा करना काफी मुश्किल है। देखिए, 2017 में जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, तब शिवसेना और बीजेपी का झगड़ा ये चरम पर पहुंच गया था, जब शिवसेना और बीजेपी साथ में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही थी। यहां तक कि 2018 में शिवसेना ने घोषित कर दिया था कि हम इसके आगे कोई भी चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, और सिर्फ 1 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर 2 चुनाव शिवसेना ने लड़े। उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, जिसको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और 3 ऐसी पार्टियां साथ में आई जिसकी कभी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसीलिए फिलहाल जो ये टकराव दिख रहा है, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल नेता है, मैं ओरिजिनल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि नारायण राणे बाहर से भारतीय जनता पार्टी में आए। जो ओरिजिनल नेता है, जैसे देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फडणवीस ने क्या कहा कि हम नारायण राणे के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, नारायण राणे को अपनी बात सोच समझकर बतानी चाहिए, लेकिन राणे पर जो कार्रवाई हो रही है उसका हम जरूर विरोध करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी टकराव की स्थिति तो दिख रही है उनको वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो इस वक्त हम इतना कह सकते हैं कि वो सबसे लो पॉइंट पर है इस वक्त, और नारायण राणे के आने की वजह से वो और नीचे चले गए। उद्धव ठाकरे, लेकिन इसे हम उद्धव ठाकरे बनाम नारायण राणे, बीजेपी बनाम शिवसेना के साथ साथ यदि देखें कि कानूनी तौर पर अब क्या होगा गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि एक जमानत याचिका का खारिज होना, क्या ये सीधे सीधे उद्धव ठाकरे या नारायण राणे के विरुद्ध, उद्धव के पक्ष में नारायण राणे के विरुद्ध जाता हुआ दिख रहा है साहिल फिलहाल?
देखिए, फिलहाल तो नारायण राणे की तरफ से कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की कोशिश चल रही है, लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि आप प्रोसीजर के तौर पर आइए, हम इस तरीके से सीधे ये याचिका नहीं ले सकते। दूसरी तरफ नारायण राणे के वकील पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि आज ही उस पर सुनवाई हो और किसी न किसी तरीके से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग सके। तो वहां पर यह सुनवाई तो चल रही है। आपने दो संघर्ष का जिक्र किया, एक शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बनाम नारायण राणे। मैं उसमें एक और एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जो संघर्ष हमने बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल सरकार बनाम केंद्र सरकार, क्या वो संघर्ष महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगा? क्योंकि अनबन तो चलती रही, कोविड के समय भी फिर वो वैक्सीन का जो सप्लाई था उसको लेकर हो या बाकी तमाम चीजों को लेकर टकराव चलता रहा, लेकिन जो बंगाल में संघर्ष देखा वो संघर्ष महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दिया था। अब नारायण राणे की गिरफ्तारी की वजह से क्या केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार ये संघर्ष शुरू हो जाएगा और अगले 4 साल, अगले 3 साल जो भी बचे हैं उसमें यही संघर्ष हमें दिखाई देगा? ये सबसे बड़ी बात होगी। अब केंद्र की तरफ से इसका क्या रिप्लाई आता है वो देखना होगा। ये पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा इस पे। साहिल, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा हम लगातार आपसे जारी रखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक हलचल मचा दी है। लेकिन वो क्या बयान था जिसके बाद शिवसैनिक इतना नाराज हो गए? महाराष्ट्र के कई सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। नारायण राणे का वो बयान आइए एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। मला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याविषयी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संतुलन? हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली. हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? सांगा मला, किती चीड येणारी गोष्ट आहे. ये बयान आपने यहां पर सुना नारायण राणे का, और इसी बयान को लेकर शिवसैनिक काफी गुस्से में हैं और 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं अलग अलग शहरों में। नारायण राणे को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन संभावना इस बात की पूरी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है, सीधे लिए चलते हैं। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिविजिव सोच रखती है, एंटी इंडिया सोच रखती है, यह स्पष्ट होता है। जो दूसरे एडवाइजर हैं उनका नाम प्यारेलाल गर्ग है, और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि पंजाब में अगर इलेक्शन जीतना है तो किसी को भी पाकिस्तान का आलोचना नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। कमाल की बात है, ऐसा भी कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के विरोध में मत बोलिए हमारे देश में? ये एडवाइजर खाते यहां का है मगर गाते वहां का है, खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। आप इंडिया में रह के पाकिस्तान की बुराई मत करिए, पाकिस्तान को आईना मत दिखाइए, उसकी क्रिटिसिज्म मत करिए, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। ये किस प्रकार की बात है? और बिल्कुल मैं याद दिला दूं, जैसा नेता वैसा एडवाइजर, ये सिद्धू साहब ने ही उनसे बुलवाया है। सिद्धू वही नेता हैं जो बार बार हिंदुस्तान सरकार की मना करने के बावजूद पाकिस्तान गए थे और वहां जाके कमर बाजवा को गले लगाया था, आर्मी चीफ पाकिस्तान को गले लगाया था और कहा था जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। यही कहा था ना, जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। और इमरान खान ने भी कहा था, कहां है हमारा अपना सिद्धू, कहां है हमारा अपना सिद्धू। रह नहीं पाते दोनों एक दूसरे के बिना। शक होता है कभी कभी, किसने बनाया है सिद्धू जी को अध्यक्ष? कांग्रेस ने बनाया है या किसी और ने बनाया है? यह भी शक होता है। और एक बात आप सबको याद होगी, उस समय मीडिया चतुर्थ स्तंभ के नाते आप लोगों ने सिद्धू जी से सवाल पूछा था कि आप क्यों पाकिस्तान गए? तो सिद्धू जी ने कहा था, मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और जो राहुल गांधी कहेंगे वही मैं करूंगा। आज माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यही पूछा है कि ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है राहुल गांधी जी की, ये जो चुप्पी है सोनिया गांधी जी की, ये क्यों है? और आज हम चाहते हैं कि अगर सिद्धू जी के कैप्टन राहुल गांधी, सिद्धू जी राहुल गांधी के कहने पर पाकिस्तान गए थे, कमर बाजवा को गले लगाया था, जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था, आज नड्डा जी भी ये जानना चाहते हैं कि क्या राहुल जी के कहने पर ही ये एडवाइजर्स नियुक्त किए गए थे? क्या राहुल जी और सोनिया जी की हामी, जो उन्होंने अंग्रेजी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था और लिखा है इसमें,
I would urge the topmost national leadership of the Congress to state clearly whether they support the remark on Kashmir and Pakistan made by the Congress leaders in Punjab. Silence on the matter will be seen as implicit support. अगर चुप रहेंगे, राहुल जी और सोनिया जी जवाब नहीं देंगे, तो इसको सपोर्ट माना जाएगा। और आज राहुल जी, आपको चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दें। और आप सबसे, जो हमारे मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि आप इस पूरे विषय को राहुल गांधी जी से पूछिएगा कि आखिर वो इसके साथ है या इसके खिलाफ है। राहुल जी का क्या मानना है? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? राहुल जी का क्या मानना है? पाकिस्तान के विरोध में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? वैसे राहुल जी को आज तक तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए कभी सुना नहीं है। हमने जरूर सुना है राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताया। हम पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर और उस पर उठे विवाद पर संबित पात्रा सिद्धू को बुरी तरह से घेर रहे थे और कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी उन्होंने पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाया।